ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नितिन शर्मा और आज हम लेके आ रहे हैं अतिचालकता का सेकंड सिद्धांत। देखो, हमने पहले एक सिद्धांत स्टडी कर लिया था, वो था लंदन सिद्धांत और लंदन समीकरण। लेकिन अब हम स्टडी करने वाले इसका दूसरा सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कौन सा है? BCS सिद्धांत। क्लियर है? अब हम स्टडी करेंगे BCS सिद्धांत। देखो, BCS सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? एक नाम पे देखो, BCS, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, B, C और S से मिलकर बना है। इन तीनों का मतलब क्या है? तीन साइंटिस्ट थे अलग अलग, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस थ्योरी को बताया। अब देखो कौन कौन से थे। 1957 के अंदर B से तो आता है बार्डिन से तो B आ गया, कूपर, सी से क्या आ गया? कूपर आ गया, और थर्ड श्राइफर। इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर BCS सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और ये BCS सिद्धांत किसके लिए था? अतिचालकों के लिए था, अतिचालक के गुणों को परिभाषित करने के लिए था। अब देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पहले स्टडी क्या क्या करेंगे इसके अंदर। टोटल ये सिद्धांत 5 पॉइंटों के ऊपर बना हुआ रहता है, जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस। दूसरा आता है कूपर पेयर, कूपर युग्म। तीसरा आता है संबद्धता, लंबाई, कोहेरेंस, लेंथ। फोर्थ आता है ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व, और पांचवा आता है फ्लक्स का क्वांटीकरण। क्लियर है? इन 5 टॉपिकों के बेस के ऊपर हम अतिचालक को या BCS सिद्धांत को स्टडी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के बारे के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया क्या होती है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। अब देखिए, उन्होंने बताया कि अतिचालकता के अंदर जो उसकी प्रतिरोधकता होती है वो 0 हो जाती है, और चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की। वो थ्योरी कुछ इस तरीके से थी कि उन्होंने बताया कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं या अतिचालक अवस्था के अंदर जो धातु होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाँ, ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये चीज़ अजीब है कि उन दोनों के अंदर आकर्षण होगा। अब ये कैसे हुआ, ये चीज उन्होंने किस तरीके से प्रस्तुत की, वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के बेस में। अब देखो, इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मानते हैं कि धातु के अंदर क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है। क्लियर है? तो ये देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वो जाके यहाँ पर स्थित जालक से टक्कर करता है, और टक्कर करने के बाद के अंदर आपको पता है क्या होता है? बहुत हानि होती है। तो इसके लिए भी हानि हुई, और इसके लिए क्या हो गई? ऊर्जा हानि हो गई। और ये ऊर्जा किसके रूप में निकली? फोनोन के रूप में निकली, ध्वनि क्वांटम के रूप में निकली। ये फोनोन यहां से उत्सर्जित हो गया। अब मान लिया जो ये इलेक्ट्रॉन है, उसका हम संवेग क्या लेते हैं? K लेते हैं। ठीक है, ये जो फोनोन है, इसका संवेग हम क्या लेते हैं? Q लेते हैं। ठीक है, तो टक्कर के बाद के अंदर जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो संवेग होगा, वो संवेग कितना हो जाएगा? K माइनस Q। क्लियर है? Q कम हो गया इसके अंदर। अब देखिए, सेकंड चीज, यहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो गति कर रहा है, इधर की तरफ गति कर रहा है। इसका संवेग भी कितना है? K है। ठीक है, अब जैसे ही ये इस फोनोन के संपर्क में आता है, तो इस फोनोन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद के अंदर वो यहां से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है। क्लियर है? अब इसका संवेग कितना है? K है, इसका कितना है? Q है। इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब इसका टोटल संवेग कितना हो जाएगा? K प्लस Q। होगा या नहीं होगा? अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रकीर्णित है, ये इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है। हुआ या नहीं हुआ? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक साझेदारी हुई है।
ठीक है, एक पार्टनरशिप हुई है। वो पार्टनरशिप क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोनोन क्यू समवेग के फोनोन को उत्सर्जित किया है, बाहर निकाला है, और इसने इस क्यू समवेग के फोनोन को अवशोषित किया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टनरशिप इसी तरीके से होती है कि एक इंटरेक्शंस के रूप में, कि दो मैटर के अंदर इंटरेक्शंस कब होती है, दो पदार्थों में अन्योन्य क्रिया तभी होती है जब कोई एक पदार्थ उसे कुछ देता है और दूसरा पदार्थ उसको लेता है। तब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, अब अन्योन्य क्रिया होगी, क्योंकि इसने फोनोन दिया है और इसने फोनोन लिया है। तो फोनोन देने और फोनोन लेने के कारण इनके मध्य क्या होती है, इंटरेक्शंस होती है। और अब जो इनके मध्य इंटरेक्शंस होगी, उस इंटरेक्शन को, उस अन्योन्य क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया। आकर्षण अन्योन्य क्रिया। अब इस प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर के रूप में बन जाते हैं, इनका एक जोड़ा बन जाता है। और ये चीज किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया को बताती है। तो इसी अन्योन्य क्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे देखो इस थ्योरी के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है, वो टॉपिक अपन यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट, ठीक है। इससे आप आराम से इसकी थ्योरी बना सकते हो और उसमें लिख सकते हो। जो मैंने आपको समझाया है बस वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी हुई रहती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टॉपिक क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जालक से प्रकीर्णित होता है तो उसकी ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, फर्स्ट चीज तो हमने ये स्टडी कर ली। सेकंड चीज क्या स्टडी की कि ये ऊर्जा हानि वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों के मध्य क्या होती है, प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है। तो सेकंड चीज देखो, ऊर्जा हानि वाले इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पेयर की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब थर्ड इसके अंदर टॉपिक क्या लिख सकते हैं अपन कि ये इलेक्ट्रॉन एक युग्म का निर्माण करते हैं, निर्माण करते है जो एकल कण की भांति व्यवहार करता है, एकल कण की भांति व्यवहार करता है। यानी ये जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं होके हम इसे एक पेयर बोलेंगे, एक युग्म बोलेंगे। क्लियर है, जैसे चप्पल लेने जाते हैं तो चप्पलों के लिए हम ये नहीं कि एक चप्पल लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक चप्पल लेके आएंगे, हम चप्पलों की एक जोड़ी लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में होंगे। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसे तो होते हैं फर्मियोन कण, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी सिंगल कण के रूप के ये बोसोन की तरह व्यवहार करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यह युग्म बोसोन कण की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चीज अपन यहां पे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के अंदर। और देखिए एक इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि जब फोनोन की ऊर्जा
फोनॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होती है तो ही दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है। ये इसकी कंडीशन हो गई। दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण अन्योन्य क्रिया होती है। ये चीजें अपन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया में। एक थ्योरी का टॉपिक है, केवल और केवल आपको ये एग्जांपल समझना है। समझने के बाद के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ बस आपको वहाँ पे बता के आ जानी है। क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया। अब देखिए अपन सेकंड पॉइंट स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर अभी हमने क्या बताया था? कूपर युग्म। दूसरा क्या था? कूपर युग्म। कूपर पेयर, कूपर युग्म। अब देखो कूपर युग्म होते क्या है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि युग्म पेयर बनते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया में। तो बस ये चीज इसके अंदर हमें अप्लाई करनी है। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में प्रकीर्णित होकर एक युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो युग्म होता है इसके अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है या इनका जो प्रचक्रण होता है वो परिमाण में तो क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। तो इस स्थिति के आधार पर जो ये युग्म होता है इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? कूपर युग्म का नाम दिया। क्लियर है? तो इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को कूपर युग्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? कूपर युग्म, जिनका प्रचक्रण एवं संवेग परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होता है। ये लीजिए, नॉर्मल सा मैंने कूपर युग्म को डिफाइन कर दिया है कि कूपर युग्म होते क्या है। अब इस कूपर युग्म के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को यहाँ पे बतानी रहती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो ये कूपर युग्म होते हैं वो जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं। ये एक्चुअल के अंदर हमने पहले भी स्टडी कर दिया था लंदन थ्योरी के अंदर, लेकिन वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन या सुपर इलेक्ट्रॉन के थ्रू हमने स्टडी किया था। यहाँ पे हम वही चीज़ कूपर युग्म के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। तो ये इसकी विशेषता क्या हो गई कि कूपर युग्म जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते। कूपर युग्म जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते। ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो कूपर युग्म होता है वो जालक में फिसलते हुए गति करते हैं। जैसे कि हम किसी एकदम चिकने फर्श के ऊपर फिसलते हैं तो वैसे ये जालक के अंदर फिसलते हुए गति करते हैं। तो इनकी गति क्या होती है? एकदम फिसलन भरी होती है कि यह जालक में फिसलते हुए गति करते हैं।
ये लो, इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो, जब किसी धातु का ताप क्रांतिक ताप से ज़्यादा होता है तो कूपर युग्म नहीं बनते। यानी कूपर युग्म बनने के लिए जरूरी क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब देखिए नेक्स्ट, जब Tc से ज़्यादा हो तो कूपर युग्म प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखो अतिचालकता को परिभाषित कर रही है, नहीं कर रही है कि अतिचालकता के लिए हमने कंडीशन क्या दी थी कि टेम्परेचर और Tc से कम होना चाहिए, और ये चीज़ इसको परिभाषित कर रही है। ये क्या बता रही है कि जब T इज लेस देन होगा Tc से तभी इसके अंदर कूपर युग्म बनेंगे। अगर T का मान Tc से ज़्यादा है तो कूपर युग्म बनेंगे ही नहीं। अब जब कूपर युग्म नहीं बनेंगे तो अतिचालकता का गुण कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब उसके बाद के अंदर नेक्स्ट देखिए कि कूपर युग्म की ऊर्जा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, कम होती है। क्लियर है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि जो इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है ना, जो इनके बीच में ऊर्जा का अंतर होता है, वो हमने स्टार्टिंग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी। वो क्या था कि अतिचालकों में और सामान्य चालकों के मध्य कुछ ऊर्जा का अंतराल होता है। तो बस वही चीज़ इसने ये बता दी कि वहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल आया था वो इस कूपर युग्मों और सामान्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के बराबर आया था। तो उसने बताया इनके मध्य ऊर्जा का अंतर ही अतिचालक व सामान्य चालक के मध्य ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है। तो क्लियर है, हम देख रहे हैं कि इस कूपर युग्म की सहायता से अतिचालक के काफ़ी लक्षणों को यहाँ पे हम परिभाषित कर रहे हैं, या उन्होंने परिभाषित किया। इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि एक कूपर युग्म है, इसको BCS सिद्धांत के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको अलग से भी पूछ सकता है कि कूपर युग्म क्या होते हैं, कूपर युग्म को समझाइए, या BCS सिद्धांत के आधार पर कूपर युग्म क्या होते हैं, कूपर युग्म को बताइए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की है। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कूपर युग्म इंपॉर्टेंट है। ये जो कूपर युग्म होते हैं, इनके ऊर्जा अंतराल की जो कोटि होती है, के ऊर्जा अंतराल की कोटि लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस कारण से ये ऊर्जा बहुत कम ताप पर ही प्राप्त होती है, इसलिए इसका जो Tc होता है वो बहुत कम होता है। यूजुअली मैंने देखा था कि पारे का कितना है, 4.18 केल्विन, जो बहुत ही कम है। इसके द्वारा अतिचालकों में कूपर युग्म को परिभाषित किया गया है। क्लियर है। यहाँ पे आपका कूपर युग्म क्या होता है, फिनिश होता है। तो कूपर युग्म के अंदर हमने पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की है। तो ये थ्योरी का टॉपिक है, केवल समझने की बात रहती है। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था अपना, संबद्धता लंबाई ना। थर्ड पॉइंट क्या था अपना, ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट, ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व। ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व।
देखिए इसको समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन पैर के अंदर थे यानी कूपर युग्म के अंदर थे तब उनकी ऊर्जा थी कम। कूपर युग्म में मान लिया इनकी जो ऊर्जा थी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। मान लिया, एज्यूम कर लिया, सामान्य में कितनी थी, सामान्य के अंदर कितनी थी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी मान लिया। तो देखिए कूपर युग्म जब सामान्य इलेक्ट्रॉन में आएंगे तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी या नहीं होगी। अब जब कूपर युग्म सामान्य में आएंगे तो जो धातु होगी वो भी अति चालक से किस में आएगी, चालक में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कूपर युग्म टूटते हैं और सामान्य इलेक्ट्रॉन के अंदर ये परिवर्तित होते हैं तो उस जालक की ऊर्जा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये चीज़ सामान्य चालकों और अतिचालकों के अंदर ऊर्जा अंतराल को परिभाषित करता है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं कि अतिचालकों में प्राप्त ऊर्जा अंतराल कूपर युग्म से प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ ऊर्जा अंतराल के अस्तित्व को बताती है, एक नॉर्मल चीज़ है, इसको अपन कूपर युग्म के द्वारा समझाते हैं। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट क्या आती है, कोहेरेंस, लेंथ, संबद्धता, लंबाई। नेक्स्ट देखिए संबद्धता लंबाई। संबद्धता लंबाई क्या होती है, देखिए हमने स्टडी किया था कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पेयर के रूप में बन जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कूपर युग्म। क्या कहा जाता है, कूपर युग्म। ये कूपर युग्म फिसलते हुए गति करते हैं, क्लियर है। अब जालक के अंदर ये गति कर रहे हैं और जितनी दूर तक ये गति करते रहेंगे बिना अलग हुए, ये टूटने नहीं चाहिए, इनका बॉन्ड बना रहना चाहिए। और ये जितनी दूर तक अपने बॉन्ड को बांधे रखकर गति करेंगे, ठीक है, वह दूरी उनकी क्या कहलाती है, संबद्धता लंबाई कहलाती है। क्लियर है। कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं जालक में जितनी दूरी तक कूपर युग्म अपना वर्चस्व बनाते हुए गति करते हैं वह लंबाई संबद्धता लंबाई कहलाती है। संबद्धता लंबाई कहलाती है। सामान्यतः संबद्धता लंबाई चालकों के अंदर या अतिचालकों के अंदर लगभग 10⁻⁶ मीटर कोटि की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब कूपर युग्म अपना वर्चस्व काफ़ी अधिक दूरी तक बनाए रखते हैं। तो देखो इसकी नॉर्मली लेंथ, सामान्य लंबाई क्या होती है, सामान्यतः कितनी होती है, ये 10⁻⁻⁶ मीटर कोटि। इसकी सामान्य लंबाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। क्लियर है। इतनी लंबाई तक कूपर युग्म अपना वर्चस्व बना सकते हैं। तो इसका ये थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया संबद्धता लंबाई। उसके बाद के अंदर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फ्लक्स का क्वांटीकरण। देखो साथ के साथ उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी अपनी उपलब्धि के अंदर कि अकॉर्डिंग इनकी डेरिवेशन की थ्योरी, देखो इनकी डेरिवेशन यहाँ पे दी नहीं गई है, वरना इसकी डेरिवेशन भी होती है, लेकिन अपने बीएससी लेवल के अंदर ये डेरिवेशन अपन को दे नहीं रखी है। तो केवल अपन इसके रिजल्ट स्टडी करेंगे कि इन्होंने जब ऊर्जा गैप को प्राप्त किया डेरिवेशन के थ्रू, तो ये जो ऊर्जा गैप था वो 3.5 kBTC आया था, जो चीज़ हमने पहले भी स्टडी की है। अब देखिए इसमें जो केबी होता है वो होता है बोल्ट्जमान नियतांक, और टीसी क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। अलग अलग धातु के लिए जब
टीसी के बेस के ऊपर उनकी ऊर्जा और प्रायोगिक रूप से उनका ऊर्जा अंतराल ज्ञात किया गया, तो ये हम देखा कि इसके जो सैद्धांतिक मान थी, सैद्धांतिक मान है और जो प्रैक्टिकली वैल्यू है वो काफ़ी सेम आती है, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के बराबर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिद्धांत एकदम सही है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन उसकी बात का या उसके सिद्धांत का पालन जरूर कर रहा है। इसका मतलब ये सिद्धांत अतिचालकों को अच्छी तरीके से समझा रहा है। क्लियर है? अब देखिए अपना लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है फ्लक्स क्वांटीकरण। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है अपना फ्लक्स क्वांटीकरण। फ्लक्स क्वांटीकरण, देखो फ्लक्स क्वांटीकरण क्या होता है। अतिचालकों के अंदर हमने देखा था कि माइसनर प्रभाव लागू होता है, यानी अगर हम कोई एक रिंग ले, ठीक है, वलय ले, तो इस वलय के वो हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे, बी के अंदर रखे, तो इस वलय के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर से आराम से निकल जाएगा। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? अगर इसका जो टेम्परेचर है वो टीसी से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? ये चीज़ हमने स्टडी कर ली थी पहले माइसनर प्रभाव के अंदर। लेकिन देखिए कि इसी वलय के अंदर जब इसका टेम्परेचर टीसी से कम किया जाता है, उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इसके अंदर से नहीं निकलती, यानी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फ्लक्स रेखाएं होती है, वो इस अवस्था के अंदर क्या हो जाती है, पिंजरित हो जाती है, एक पिंजरे का निर्माण कर लेती है। ये देखिए इसके किनारों के ऊपर ये पिंजरित अवस्था के अंदर इकट्ठी हो जाती है। हालांकि जो ये फ्लक्स होता है वो काफ़ी कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन ये इस तरीके से पिंजरित हो जाता है। अब ये चीज़ भी उन्होंने फ्लक्स क्वांटीकरण या बीसीएस सिद्धांत के द्वारा परिभाषित की। अब उन्होंने देखो इसको किस तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने ये बताया कि जब हम प्रायोगिक रूप से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इस फ्लक्स का मान, ये जो पिंजरित फ्लक्स होता है इसे हम बोलते हैं पिंजरित फ्लक्स, फाई। उन्होंने बोला कि इस जो पिंजरित फ्लक्स होता है फाई, इसका जो मान होता है वो H/Q के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है, जहां पे H क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, और जो Q होता है वो कूपर युग्म का नेट आवेश होता है। क्लियर है? अब ये चीज़ हम इसके सिद्धांत के थ्रू से बताएंगे कि हाँ आपने जो ये चीज़ बोली है, आपने जो ये पिंजरित फ्लक्स को बताया है वो एकदम सही है, और बीसीएस सिद्धांत के द्वारा हम इस चीज़ को बता सकते हैं। तो देखो बीसीएस सिद्धांत ने इस चीज़ को प्रूफ कैसे किया, इसकी हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टडी करेंगे। वो डेरिवेशन क्या होगी, कि देखिए कि अगर हम ये माने कि फ्लक्स का क्या हो रहा है, क्वांटीकरण हो रहा है, तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन की कला भी सतत रूप से क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की कला सतत रूप से परिवर्तित हो रही है, ये एक चक्र का निर्माण कर रही है, तो इसकी जो टोटल कला होगी वो कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की 2 पाई। फिर उसके बाद में दूसरी बार इसकी जो कला होगी वो वापस 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगी, तो 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी कला 2 पाई अंतराल के अंदर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है? जैसे देखो एक चक्कर ये कितना हो गया, 2 पाई, फिर उसके बाद के अंदर दूसरा चक्कर लगा दिया तो ये कितना हो गया, 4 पाई, फिर तीसरा चक्कर लगा दिया तो ये कितना हो गया, 6 पाई। ठीक है, इस एंगल के थ्रू बढ़ती है नहीं बढ़ती, तो यही चीज हम यहाँ पे काम में लेते हैं। पिंजरित फ्लक्स में इलेक्ट्रॉन की कला सतत परिवर्तित होती है।
जिसके कारण देखिए इसके के का रेखा समाकलन, इसके के तरंग संचरण नियतांक का रेखा समाकलन किसके बराबर होगा, 2 पाई या उसके पूर्ण गुणज के बराबर होगा। यहाँ पे n क्या होता है, 0 1 2 3 इस डिजिट्स को बताता है, 0 को नहीं भी लेंगे तो चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर को या होल नंबर को बता रही है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है k डॉट dl इजिकल टू 2 पाई n, और इसके लिए हमने ये तर्क दे दिया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें k की वैल्यू पुट करनी रहती है। अब k की वैल्यू लिखेंगे कैसे, कि देखिए फर्स्ट चीज तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संवेग, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संवेग, क्वांटम संवेग कितना होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम संवेग होता है p वो इजिकल टू होता है h कैट k। ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे जो ये k होता है वो तरंग संचरण नियतांक, जो अभी यहाँ पे आया था वही चीज है, तरंग संचरण नियतांक होता है, और ये जो h कैट होता है वो h/2 पाई नियतांक होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक क्वेश्चन नंबर हो गई 2। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो h कैट k होगा वो संवेग है, वो संवेग इसके रेखीय संवेग के बराबर होगा। अब इसका रेखीय संवेग क्या होगा, देखो रेखीय संवेग 2 प्रकार से होता है, एक तो mv, क्लियर है, और दूसरा अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी इसमें संवेग प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। अब उस संवेग का मान क्या होगा वो चीज देखिए कि इस संवेग का मान कितना हो जाता है, QA हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास में 2 संवेग प्राप्त होते हैं। फर्स्ट संवेग होता है mv और दूसरा संवेग कितना होता है, QA होता है। क्लियर है। ये क्वांटम संवेग इसके इस रेखीय संवेग के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अतिचालकों के लिए हम जो ये वेलोसिटी होते हैं वो vs के रूप में लेते हैं। क्लियर है। अब ये Q होता है वो आवेश होता है, A क्या होता है, ये चुंबकीय विभव होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय विभव। क्लियर है। इक्वेशन नंबर दे दो हम 3। अभी कल जो लंदन इक्वेशन हमने स्टडी की है, उस लंदन इक्वेशन के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, धारा घनत्व J अतिचाल के लिए था कितना आता है, QNS VS होता है। क्लियर होता है। इक्वेशन नंबर दे दो 4। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम VS की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से VS की वैल्यू क्या आ जाएगी, VS इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा JS अपॉन QNS। देखिए आई नहीं आई, यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यू रखिए, तो h कैट k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा m, VS की वैल्यू कितनी आ गई, JS अपॉन QNS, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस QA। क्लियर है। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू कितना हो गया m अपॉन h कैट QNS प्लस Q अपॉन h कैट A। आया या नहीं आया। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 5 को पुट करने पर इक्वेशन 1 में ये ली, इक्वेशन 5 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन k डॉट dl, k के अंदर देखते हैं यहाँ पे JS केवल ये एक सदिश है और इसी सदिश का रेखा समाकलन हो सकता है, तो बाकी की चीज़ें हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया m, यहाँ पे कितना हो गया h कैट q, यहाँ पे आ जाएगा ns, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना हो गया js डॉट dl। क्लियर है। फिर उसके बाद में प्लस, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आता है q अपॉन a h कैट,
सॉरी Q अपॉन एच केट, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन A डॉट डी एल इजिकल टू कितना आ गया है 2 पाई n। क्लियर है। अब बस हमें इसे सोल्व करना रहता है और आंसर निकालने रहते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहां JS डॉट डी एल ये होता है धारा घनत्व का रेखा समाकलन। ठीक है, सामान्यतः धारा घनत्व का जो रेखा समाकलन होता है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम JS डॉट डी एल की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। नेक्स्ट A डॉट डी एल किसी भी सदिश के रेखा समाकलन को उसके कर्ल के क्षेत्रफलीय समाकलन में बदला जा सकता है। यानी ये इसका कर्ल हो गया और ये हो गया इसका क्षेत्रफलीय समाकलन। और इस प्रमेय को अपन बोलते हैं स्टोक प्रमेय। क्या कहते हैं, स्टोक प्रमेय। क्लियर है। ये दोनों चीजें हमें इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर अप्लाई करनी रहती है। तो देखो इक्वेशन 6 में मान रखने पर, इक्वेशन 6 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में Q अपॉन एच केट, यहाँ पे आ जाएगा डेल क्रॉस A, ये कितना आ जाएगा ds इज इक्वल टू 2 पाई n। आएगा ही नहीं आएगा। हम जानते हैं वी नो डेल क्रॉस A चुंबकीय विभव का कर्ल चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तब देखिए यहां से Q अपॉन एच केट इंटीग्रेशन डेल क्रॉस A इजिकल टू कितना हो जाएगा B डॉट डी एस इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई n। यहाँ पे जो ये B डॉट डी एस होता है वो फ्लक्स को परिभाषित करता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जो हमें चाहिए। फ्लक्स फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा एच केट अपॉन क्यू। क्लियर है। एच केट देखो एच अपॉन 2 पाई होता है, तो फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई, ये कितना हो जाएगा क्यू। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फाई इजिकल टू कितना हो गया एन एच अपॉन क्यू। ये लो, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी और ये चीज हमने प्रूफ कर दी। क्लियर है। बाद के अंदर साइंटिस्ट ने जब इसकी वैल्यू निकाली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ये फाई होता है उसकी वैल्यू फाई नोट के रूप में कितनी प्राप्त होती है, एच अपॉन 2ई के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये एच अपॉन 2ई है, इसकी वैल्यू होती है 2.06 इंटू 10⁻⁻15 वेबर। और इस फ्लक्स क्वांटिकरण वैल्यू को उन्होंने क्या नाम दिया, फ्लक्सॉइड नाम दिया। इस तरीके से BCS सिद्धांत कंप्लीट होता है। तो देखिए लंदन सिद्धांत इसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद के अंदर BCS सिद्धांत इसका कंप्लीट हो गया। एवरी ईयर इन दोनों सिद्धांतों में से एक क्वेश्चन जरूर देता है और वो हमेशा देगा, इसलिए ये दोनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के अंदर या अदर किसी टॉपिक के अंदर जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के अंदर इन वीडियोस को लाइक कीजिए, आपने जो साथी है उनको दिखाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।